बंद करेंगे बेटा? Am I visible? Am I audible? Is all well? आशुतोष बाबू, बहुत ठीक है बेटे। ओके राजा, कहां तक पहुंचे? हो गया था है ना ये? ठीक है। तो थर्ड चेक पॉइंट ये बंद करो बेटा, पर्दे लगा दो, रिफ्लेक्शन आएगा उनको लाइट में नहीं दिखेगा, वो भी पर्दा लगाओ उधर। ए बेटे बस ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। थर्ड चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। राजकुमार, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये चेक किया कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हुए कि नहीं हुए, उनके काइनेटोकोर से अपोजिट एक्सिस में माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हुई या नहीं, उसने कहा ऑल इज वेल। तो उसने एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर दिया और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ने सेपरेज को एक्टिव कर दिया और सेपरेज ने कोहेसिन को डिसॉल्व कर दिया और सेंटर में स्प्लिट हो गए, क्रोमेटिड अलग हो गए और अपोजिट पोल पे मूव किए। यहां तक हमने डिस्कस किया था। तो जब ये अपोजिट पोल पे जाएंगे बच्चे, 46 इधर जाएंगे, ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और रिमेनिंग 46 अपोजिट पोल पे जाएंगे। तो जब ये जा रहे थे, अभी ये इस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में थे, ये एनाफेज का सीन था, कल हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे। अभी ये कंडेंस फॉर्म में थे, अभी ये कंडेंस फॉर्म में थे, जब इधर पहुंच जाएंगे 46, ये दोबारा से डीकंडेंस होगा। हेलो राजकुमार, ओ भाई साहब, हेलो, ए ताइक्वांडो इधर, यहां पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे बेटा, मतलब जो यहां पढ़ाऊंगा वही बाहर। तो डाउट किस बात का? मेरे को तो इतना ही आता है, कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा क्या पूछोगे मेरे से? जो पढ़ा दिया उसमें डाउट है तो बाहर भी डाउट रहेगा, क्योंकि अपन को आता ही इतना है। इधर ये क्रोमेटिड है, अभी कंडेंस फॉर्म में है, जब इधर पहुंच जाएगा डीकंडेंस हो जाएगा, दोबारा से डीकंडेंस हो गया, दोबारा से डीकंडेंस हो गया, दोबारा से डीकंडेंस हो गया, फिर से क्रोमेटिन नेट बन जाएगा और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप बनेगा। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर एनवलप का रीफॉर्मेशन हो गया, इसमें न्यूक्लियर लेमिना तो हेल्प कर ही रहा था, साथ में आरईआर भी हेल्प करता है, याद रखने के लिए शुक्रिया। एआर बनेगा, गोल्जी बॉडी बनेगा, रेस्पेक्टिव पोल्स पे, दोनों तरफ रेस्पेक्टिव पोल्स पे न्यूक्लियर रीफॉर्मेशन की तैयारियां चलेगी। और बीच में बच्चे साइटोकाइनेसिस। ऐसा नहीं है कि पहले दो डॉटर न्यूक्लियर अच्छे से रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे फिर साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, शुरू पहले ही हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज या फिर अर्ली टेलोफेज, ये सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। तो जब ये अपोजिट पोल पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो यहां तो न्यूक्लियर रीफॉर्मेशन की तैयारियां चलेगी और यहां साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुका होगा, तो साइटोकाइनेसिस यहां चलेगा। मतलब मेरा कहने का, दो डॉटर न्यूक्लियाई का बनना और दो डॉटर सेल्स का बनना साथ साथ ही पूरा होता है, साथ साथ ही पूरा होता है। तो साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन, कब शुरू हो गया? लेट एनाफेज में या फिर बच्चे अर्ली टेलोफेज में। सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करेगा।
कंप्लीट दोनों साथ साथ होंगे, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ ही कंप्लीट होंगे। मतलब 46 यहां पहुंच गए, 46 यहां पहुंच गए, 2n इज इक्वल टू 46, 2n इज इक्वल टू 46। प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीका होता है साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो फरो मेथड या क्लीवेज मेथड, यहां पे माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। क्लीवेज मेथड, फरो मेथड, ये तरीके से साइटोकाइनेसिस होगा। और अगर आप एनिमल सेल के बाद में प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो बीच में प्लेट बन जाएगा, सेल प्लेट, एंड दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल बनाने के लिए रॉ मेटेरियल गोल्जी बॉडी सीक्रेट करता है। केवल गोल्जी का रोल नहीं है, मेन रोल गोल्जी का है। स्पिरोसोम एससीआर का ही मॉडिफिकेशन। शाबाश, याद रखने के लिए फिर से शुक्रिया। आप बोलिए इट्स माय प्लेजर, मेंशन नोट नहीं, बोलिए इट्स माय प्लेजर। अब डॉक्टर्स वाले एटिकेट लेकर आइए थोड़ा से। ओ ये सेल प्लेट, तो दो अलग अलग तरीके चलते हैं। वहां एनिमल सेल में देखिए जरा, ये एनिमल सेल है, यहां पे न्यूक्लियस बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस, और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस यहां बनेगा। रेस्पेक्टिव पोल्स पे न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन की तैयारियां चल। भाई साहब बेचैनी, ब्राउनी, इधर फोन छोड़ दे, इससे बोल रहा हूं, बीच में जो बच्चा बैठा या हाँ इधर देख, क्यों नहीं कह रहे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए, मॉड्यूल लेके आए थे, एनसीईआरटी समझ के जाएंगे। रेस्पेक्टिव पोल्स पे न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन की तैयारियां चलेंगी। ये स्पिंडल फाइबर है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है। ये स्पिंडल फाइबर्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। इनका रोल खत्म हो गया बेटा जी, इन्होंने क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल पर पुश कर दिया, इनका रोल खत्म। स्पिंडल डिसअपियर हो गया, इसका रोल खत्म हो गया है। ये लीजिए, ये डिसऑर्गेनाइज हो गया स्पिंडल, क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल पे धकेल दिया, अब इसका कोई रोल नहीं। अब रोल आता है माइक्रोफिलामेंट्स का। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना था, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब रोल आएगा माइक्रोफिलामेंट्स का। तो माइक्रोफिलामेंट्स का रोल, और माइक्रोफिलामेंट्स एक रिंग बना देंगे, कॉन्ट्रैक्टल रिंग बना दिया, पेरिफेरल रिंग बना दिया। इस कमरे को, इस रूम को आप एनिमल सेल समझ लीजिए। ये छत, ये फर्श, ये दीवारें सब सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल वॉल नहीं है। तो एक न्यूक्लियस इधर बनेगा, दूसरा डॉटर न्यूक्लियस इधर बनेगा, अपोजिट पोल पे न्यूक्लियर फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन। ये जो स्पिंडल था, इसका रोल खत्म हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया। अब रोल आता है माइक्रो, तो पूरी पेरिफेरी पे एक रिंग बन जाएगा, जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो है, इसके ठीक अंदर की तरफ ये जो इक्वेटर है, मेटाफिजिक प्लेट वाला रीजन, इस इक्वेटर पे पूरी पेरिफेरी पे एक रिंग बन जाएगा। ये रिंग बनाता है माइक्रोफिलामेंट्स, और माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, और एक्टिन प्रोटीन को कौन स्लाइड करता है, मायोसिन, एक्टोमायोसिन बॉन्ड, क्या रहे जेम्स बॉन्ड, और ये फिर मायोसिन इसको स्लाइड करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बेटा हक्सले कुछ याद आ रहा है, इस तरह से सार्कोमियर की लेंथ। तो ये जो रिंग बना है, आप इसे क्रिकेट का बॉल समझ लीजिए, और मैंने यहां से सिलाई वाले एरिया से इसको ऐसे पकड़ लिया, बेटा बुम बुम बुमरा, यहां से मैंने इसको ग्रिप कर लिया, ये सिलाई वाला एरिया है, और ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। हाफ क्रोमेटिड इधर जाएंगे, रिमेनिंग हाफ इधर जाएंगे, एक डॉटर न्यूक्लियस इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ठीक अंदर की तरफ एक रिंग बन गया। हेलो, इसके ठीक अंदर की तरफ एक रिंग बन गया। ये रिंग किसने बनाया, माइक्रो। इनको कौन स्लाइड करेगा,
मायोसिन स्लाइड। माइक्रोफिलामेंट खुद किसका बना है? एक्टिन का। उनको स्लाइड कौन करता है? मायो। तो पेरीफेरी टू सेंटर, आपने गुब्बारे या बैलून को बाहर से पकड़ा और इस तरह से दबा दिया, पेरीफेरी टू सेंटर। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। फरो मेथड या क्लीवेज मेथड, ये एनिमल सेल का सीन है बेटे। तो ये जो रिंग बना है पूरी फेरी पे, ये माइक्रोफिलामेंट्स का बना है। वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल का बना था, ये माइक्रोफिलामेंट्स का बना है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है। एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट का बना है। कौन स्लाइड करेगा? सब इस तरह से फरो मेथड या क्लीवेज मेथड। प्लांट सेल में अलग होगा। ये प्लांट सेल है बेटे, ये प्लांट सेल है। बाहर सेल वॉल होगा, ये लीजिए, ये सेल वॉल है। एक डॉटर न्यूक्लियस यहां बनेगा, दूसरा डॉटर न्यूक्लियस यहां बनेगा। रेस्पेक्टिव पोल्स पे न्यूक्लियर रीफॉर्मेशन की तैयारियां चलेगी और बीच में क्या होगा? सेल प्लेट बनेगा। इधर ईआर बनेगा, गोल्जी बॉडी बनेगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी को ही रॉ मेटेरियल सीक्रेट करना है सेल वॉल के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो यहां पे ईआर गोल्जी बॉडी, ये स्पिंडल डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियरिंग स्पिंडल, तो पूरा ही गायब हो चुका था, यहां पे गायब हो रहा है, उसके रेमनेंट्स बचे हैं, अवशेष। रिमेनिंग स्पिंडल, रिमेन्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना था। ये स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये डिसअपियर हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इससे जो भी माइक्रोट्यूब्यूल अलग होंगी जब डिसअपियर होगा, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे बीचों बीच गोल्जी वेसाइकल्स को लाने में हेल्प करेंगे। गोल्जी वेसाइकल सेल में इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर जा रही है, क्योंकि सेल वॉल के लिए रॉ मेटल गोल्जी बॉडी सीक्रेट कर रहा है। याद करो, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द सेल वॉल आर सीक्रेटेड बाय गोल्जी। कौन सी? गोल्जी। एक्सेप्ट सेलुलोज। कौन बोला? कौन बोला? सेलुलोज। तो सेलुलोज सेलुलोज सिंथेज बनाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट गोल्जी सीक्रेट कर रहा है। और ईआर भी कुछ मेटल बना रहा है, तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास ही तो जाएगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मिलजुल के ही तो काम करते हैं। तो सेल वॉल के लिए जो रॉ मेटेरियल चाहिए, वो छोटी छोटी गोल्जी वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से वेसाइकल्स यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से वेसाइकल्स यहाँ पहुंचेगी। उन वेसाइकल को यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन का बड़ा शानदार रोल रहता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, वेसाइकल्स को यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प करती है। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये गोल्जी वेसाइकल्स आ गई। इन गोल्जी वेसाइकल्स में रॉ मटेरियल है सेल वॉल के लिए। तो पहले ये गोल्जी वेसाइकल्स होती हैं, पहले गोल्जी वेसाइकल सेंटर में आती है, फिर ये पेरीफेरी पे अरेंज होती जाएंगी। ये प्लांट सेल है, इसके बाहर सेल वॉल होगा। ये स्पिंडल डिसअपियर हो रहा है, तो जो माइक्रोट्यूबुल यहाँ से सेपरेट होंगे, वो माइक्रोट्यूबुल इन वेसाइकल्स को यहाँ बीचों बीच पहुंचाने में हेल्प करेंगे। पहले वेसाइकल सेंटर में इकट्ठा होती है, सेंटर में बीचों बीच इकट्ठा हो जाएंगी। ये इक्वेटर है इसका, तो बीचों बीच अरेंज हो गई। और वेसाइकल आएंगी तो देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगली पेरीफेरी पे इस तरह से फैलती चली गई। तो पहले वेसाइकल सेंटर में इकट्ठा होती है, ये गोल्जी वेसाइकल्स है। ये पहले सेंटर में इकट्ठा हो गई, फिर ये पेरीफेरी पे इधर और इधर फैलती चली गई। These vesicles grow centrifugally. कोई बताएगा? ये वेसाइकल्स और ये रिमेनिंग स्पिंडल, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। शाबाश। क्या बोलते हैं इसे? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा। यहां क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल जब गायब हो रही होती है, तो कुछ बीच में इकट्ठा हो जाती है। वैसे कभी 20 साल में क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही देता रहा। तो ये जो झुंड इकट्ठा हो गया है, इसको बोलते हैं मिड बॉडी। क्या बोलते हैं इसे?
ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जो अलग होते होते बस एक जगह पे इकट्ठा होंगे। तो यहाँ फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, वहां पे मिड बॉडी बनेगा। तो वेसाइकल पहले सेंटर में इकट्ठा होंगे, फिर और वेसाइकल आएंगी पेरीफेरी पे, फैल गई, फिर सारी वेसाइकल्स आपस में फैल जाएंगी, तो ये फैल कर क्या बना देंगी, सेल प्लेट। ये वेसाइकल्स आपस में फ्यूज होती जाएंगी और प्लेट बना देंगी। वेसाइकल अभी आपस में फ्यूज होने लगी, ये लीजिए, ये वेसाइकल्स फ्यूज हो रही हैं और इनसे प्लेट बन गई है। इन वेसाइकल्स के फ्यूज होने से ये प्लेट बन गई है इस तरह से। तो वो वेसाइकल्स जुड़ती गई और इन्होंने प्लेट बना दी। लेकिन ये प्लेट कंटिन्यूटी में नहीं बनेगा, बीच बीच में गैप्स रह गए, ताकि फ्यूचर में एक सेल ये बनेगा, दूसरा सेल ये बनेगा, दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हो जाए, बोले तो प्लाज्मोडेस्माटा। अगर इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों सेल का ईआर आपस में जुड़ गया तो डेस्मो ट्यूब्यूल। कुछ याद आ रहा है? ये सब कुछ प्लाज्मोडेस्माटा कब बनते हैं? साइटोकाइनेसिस के समय, तभी तो बनते हैं। और कब बनते हैं? जब साइटोकाइन चल रहा था तब प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। तो सेल प्लेट बन जाएगी ये पूरी। फिर इस प्लेट के अंदर कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन हो जाएगा। तो आफ्टर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पैक्टेट इट इज कन्वर्टेड इनटू मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मिडिल लैमिला बन जाएगी तो मिडिल लैमिला के इस तरफ और इस तरफ क्या बन जाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। पहले प्राइमरी बनेगी, एज सेल मैच्योर्स पीसीडब्ल्यू डिमिनिशेस। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सेंटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ पे पेरीफेरी टू सेंटर। मतलब आपने कहा ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, कुछ याद आ रहा है? और दो सेल्स को आपस में जोड़ना है तो बीच में सीमेंटिंग मेटल डाल दिया और इस लेयर को नाम दे दिया मिडिल लैमिला। कुछ याद आ रहा है? आपने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो पहले सेल वॉल बनती है या मिडिल लैमिला? मिडिल लैमिला। क्योंकि अगर वॉल बन गया तो फिर बाहर मटेरियल कैसे आएगा? तो लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं बनता, बीच बीच में गैप्स रह जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ समझ में आ भी रहा है? कुछ नोट करना चाहोगे? डू इट फास्ट। जयप्रकाश, नया अवतार हो गया? कब आए प्लेनेट पे? क्या क्या पढ़ते रहते हो? ए राजा बाबू, तो दो डॉटर न्यूक्लियाई का बनना और दो डॉटर सेल्स का बनना साथ साथ ही पूरा होगा।
इसे भी नोट कर लेना, समझा दूंगा। ऊपर हेडिंग लिख देना मियोसिस। तो जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन या हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहेंगे, क्योंकि जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं, एक तो उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया तो रिडक्शन हो गया है, और दूसरा दोनों एक जैसी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है या जीन एक्सचेंज होता है। तो मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहा क्योंकि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह गया। यहाँ पे 2n कंडीशन थी तो यहाँ पे n आ गई, यानी 23 क्रोमोसोम्स आ गए। तो ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब इस सेल में मियोसिस 2 होगा तो उसे इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। मतलब डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल के पास में। इन दोनों डॉटर सेल्स के लिए ये पेरेंट सेल है, इन दोनों डॉटर सेल्स के लिए वो पेरेंट सेल है। तो डिवीजन कोई भी हो, मियोसिस 1 या मियोसिस 2, सेल को तैयारी करनी हो। ये सेल पहले तैयारी करेगा, G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, इसे आप इंटरफेज कहेंगे। और जब ये सेल तैयारी कर लेगा तो न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मियोसिस 1 चल रहा है इसलिए सबके सामने 1 लगा दिया। फिर जब ये डॉटर सेल्स बनेगी तो फिर ये सेल भी तैयारी करेगी, लेकिन इस तैयारी में G1 होगा, G2 होगा, S फेज नहीं होगा। पूरे सेल डिवीजन में यहां खत्म हुआ है। पूरे सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है और वो हो चुका है, दोबारा से नहीं होगा। पूरे सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है और वो हो चुका है, फिर से नहीं होगा। तो यहां जो इंटरफेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अगर एनिमल सेल है और एस फेज एब्सेंट है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन अब कहां होगा? G2 में होगा। फिर उसके बाद में वही कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 चल रहा है इसलिए सबके सामने 2 लगा दिया है दोस्तों। तो प्रोफेज फर्स्ट की देखो तैयारी तो तैयारी की तरह ही चलेगा, चाहे मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो। यहां हम बात करेंगे मेनली प्रोफेज 1 की। और प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इस प्रोफेज फर्स्ट को फिर से 5 हिस्सों में बांट दिया। लालू जरा पानी दे देना। यही 5 हिस्से इसके देखने को मिलेंगे दोस्तों। लालू जरा पानी। यही 5 हिस्से होते हैं। अब उन बोतल मांगेगा ना, इधर आ जाओ। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एनसीईआरटी भले ही ये लाइन प्रोफेज फर्स्ट में लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन आपको हर बार कैरियोकाइनेसिस में ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन एनसीईआरटी ने यहां लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, और आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं ना कि प्रोफेज 1 में कर क्या है, क्रोमोसोम पास पास आ रहे हैं, जीन एक्सचेंज हो रहा है, अलग हो रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन है। तो हमें ये देखना है क्रोमोसोम के बीच में चल क्या रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन के साथ में वो अलग हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन अर्ली प्रोफेज है, यहां प्रोफेज की शुरुआत हुई है, ये अर्ली प्रोफेज है। डाइकाइनेसिस लेट प्रोफेज है क्योंकि इसके बाद तो मेटाफेज ही शुरू हो जाएगा।
तो ये अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज, कुछ लोग तो अपने ही काम धंधे में लगे हुए हैं, मतलब ही नहीं है मास्टर पढ़ा क्या रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। पिछली बार बनाए थे ना नोट्स, कुछ भी हुआ? तो ये अर्ली सुना तो करो, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। ये अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज, तो ये अर्ली प्रोफेज है। और अर्ली प्रोफेज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें होता क्या है। क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है, क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत होने लगती है। अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रल अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देगा। लेट प्रोफेज ही मैं आपको बता चुका हूं। लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर नर्व का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, ईआर गायब, गोल्जी बॉडी गायब, और न्यूक्लियोलस गायब, ये सब कुछ चलेगा भाई, ये लेट प्रोफेज। तो ये तीनों बीच में क्या है, ये है मिड प्रोफेज। मेन कहानी यहीं पे है सारी, ये मिड प्रोफेज है। तो यहां होगा क्या, यहां पे सिंपल सी मैकेनिज्म, यहां पे जाइगोटिन में क्रोमोसोम पास पास आएंगे, आप कहेंगे सिनेप्सिस हो रहा है, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम पास इसलिए आए ताकि उनमें जीन एक्सचेंज जो है, बोले तो क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइटिन। जब हो ही गया है तो वो अलग होंगे, लेकिन अभी भी जिन पॉइंट पे अटैच्ड है इनको आप बोलते हैं प्लाज्मेटा, बोले तो डिप्लोइड। तो तीन मैकेनिज्म आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। यहां पे पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, बोले तो सिनेप्सिस होगा। यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। बस यही कहानी मिलनी पड़नी है। और यहां क्या होगा, जब अलग होने लगेंगे तो अभी भी कुछ पॉइंट पे अटैच उनको क्या बोलेंगे, प्लाज्मेटा, रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वो अर्ली प्रोफेज और ये लेट प्रोफेज। इसके बाद तो मेटाफेज को ही शुरू होना है। क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज कर देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, दो डॉटर सेल्स बना देंगे, बाकी कहानी नॉर्मल ही चलेगी। जल्दी से नोट करो, रुको। तो इस तरह से एक डिप्लॉइड सेल में जब फाइनली मियोसिस खत्म हुआ दोस्तों, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। ये इक्वल इन साइज भी हो सकती है, अनइक्वल इन साइज भी हो सकती है। आप स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से जब एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस 1 खत्म होगा तो फाइनली कितनी हैप्लॉइड सेल बनेगी, 2 बनेगी, क्योंकि मियोसिस 1 के खत्म होने पे 2 ही बनती है। कुछ नोट करेंगे आप लोग, हेडिंग लिख देना ऊपर, मियोसिस। बेटा जयप्रकाश, क्या हो गया तुम्हें आज? नीट 2022 कब होगा? ये तो कंफर्म है कि 2022 में ही होगा, प्लीज बता दीजिए। अभी मैं डायरेक्टर को फोन करता हूँ, एनटी वाले को, बेटा कल सुबह उसको चाय पे बुलाते हैं। कब करवाना है आप बताओ, इधर नोट करो, फिर कहोगे पीछे पड़ गया मास्टर। जल्दी नोट करो। आज यहां से एक बच्चा गायब है, कहाँ गया? अच्छा वही जयप्रकाश है, रुक जाओ, हो रहा है, सुधरोगे नहीं तुम, मतलब चुप रहेगा नहीं रहेगा? कह रहे नहीं रहूंगा, मत रहे, खुश रहे। डन। तो तैयारी तैयारी की तरह चलेगा, उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधी कहानी शुरू करेंगे लेप्टोटीन से। जब सेल ने सारी तैयारी कर ली तो नाउ सेल इज रेडी टू डिवाइड।
मियोसिस 1 को हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहेंगे क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स जो बनी है वो एक जैसी नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अगर दुनिया में मियोसिस ही नहीं होता तो जैसी पेरेंट सेल होती वैसी डॉटर सेल्स बनती, सारी प्रोजेनी एक जैसी होती, वेरिएशंस नहीं आते। स्पीसिएशन कैसे होता, इवोल्यूशन कैसे होता? जब सारी प्रोजेनी एक जैसी होती तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी या एपिडेमिक या पेंडेमिक प्रॉब्लम आती तो या तो सारे ही बच जाते या सारे ही फिनिश हो जाते। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं लगता। मिटा रहा हूं बेटे, जल्दी कंप्लीट करो। ये लेथा है, लेथा। लेथा वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जी नोट के बारे में बताया। लेथा जरा पानी दे देना। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे तो समझ में नहीं आता है। जबरदस्ती बस कुछ नहीं करते रहना है। कब बड़े हो गए? शारीरिक रूप से बढ़ रहे हो, मानसिक विकास कब होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो कुछ सुनना नहीं चाहते। जी नॉट के बारे में बताया था। खैर कभी पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, कभी भी नहीं पूछेगा। तो ऐसा ही साइंटिस्ट के बारे में जो एनसीईआरटी ने दिया है, चैप्टर की शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन देता है वहां पे या पूरे चैप्टर में कहीं भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। थैंक यू। मानसिक विकास नहीं हो रहा क्या? क्या आवाजें निकालते रहे, कुछ गले में फंस गया क्या? हार्पिक डाल दूं? मतलब यार जबरदस्ती का क्लास ड्रॉप कर दूंगा, सिलेबस खत्म, काम खत्म, करते रहना फिर भी वांट जस्टिस। तो सेल ने तैयारी शुरू की, जीवन आया, जीवन के बाद में एस फेज आया, एस फेज के बाद में G2 आया। तैयारी तैयारी की तरह ही होगा। जब सेल ने सारी तैयारी कर ली तो सेल इज रेडी टू डिवाइड। सेकंड चेक पॉइंट आएगा, वो चेक करेगा ऑल इज वेल। डीएनए डैमेज हुआ था तो उसको भी रिपेयर कर चुके। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बोले तो कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा बेटे? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब सेल प्रोफेज में एंटर कर जाए। मियोसिस 1 चल रहा है तो अपन प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे, मतलब लैप्टोटीन आएगा। तो लैप्टोटीन अर्ली प्रोफेज शुरुआत हुई है यहां पे, ये अर्ली प्रोफेज है। और अर्ली प्रोफेज में कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन शुरू होता है। अब देखो ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। हम लेट प्रोफेज में आके न्यूक्लियस को गायब करेंगे, बोले तो डाइकाइनेसिस। उससे पहले हम कोई भी गायब नहीं कर रहे। ER भी है, गोल्जी भी है, सब कुछ है बेटा जी। और ये हमने न्यूक्लियर या फाइब्रस लेमिना बना दी। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, लेमिन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियर लेमिना है। कुछ याद आ रहा है? तो ये अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस। लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है कॉम्पैक्शन, वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, वो कंडेंस हो रहा है। एंड दिस कॉम्पैक्शन रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोटीन। जितनी देर भी ये लैप्टोटीन स्टेज रहेगा, अंदर का मटेरियल कॉम्पैक्ट होता रहेगा, कंडेंस होता रहेगा। कोई क्लियर कट लाइन तो है नहीं कि 7 सेकंड तक लैप्टोटीन चलेगा, 8वें सेकंड से जाइगोटीन शुरू हो जाएगा, मैटर लगातार कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत हो रही है, तो क्रोमोसोम पास पास आएंगे, उनके बीच में जीन एक्सचेंज होगा, वो अलग हो जाएंगे और डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो तो कंटिन्यूस ग्रोइंग प्रोसेस है, आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ,
और जो क्रोमोसोम बन रहे हैं वो उतने ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, उतने ज्यादा क्लियर नहीं है, और क्रोमोसोम के एंड्स को यहाँ पर होल्ड कर लिया गया, उनके एंड्स को यहाँ पर होल्ड कर लिया गया, क्रोमोसोम के एंड्स को यहाँ पर होल्ड कर लिया गया। ये क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत हो गई यहाँ पे। कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिंस एंड दिस कॉम्पैक्शन रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। अभी क्रोमोसोम बहुत बारीक दिख रहे हैं, एक रेड कलर ले लो या आप ग्रीन कलर ले लो, ईच हैज टू क्रोमेटिन्स, बोलते हो टू डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहे, तो आप लोग लैब प्रोटीन को बोलते हैं थिन थ्रेड स्टेज। क्या बोलते हैं बेटे? तो क्रोमोसोम के एंड्स को वहां पर होल्ड कर लिया, और थोड़ा सा याद करो, क्रोमोसोम हो या डीएनए हो, उनके एंड्स को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर्स। और टीलोमियर पे हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन। मैंने न्यूक्लियस में एक लाइन लिखाई थी पहले दिन, याद है? न्यूक्लियर लेमिना होल्ड्स हेट्रोक्रोमेटिन, ऑफ लिख करके लिखा था टीलोमियर। कुछ याद आ रहा है आपके सामने? तो न्यूक्लियर लेमिना इट होल्ड्स टीलोमियर्स, और टीलोमियर्स पे क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव? कॉन्स्टिट्यूटिव। कैसा दिख रहा है? गुलदस्ता दिख रहा है। बोले तो आपने इसको नाम दे दिया बुके स्टेज। अगर एनिमल सेल होगा तो सेंट्रल पेयर भी होगा। अगर एनिमल सेल होगा तो सेंट्रल पेयर भी होगा। एक पेयर यहां है और दूसरा यहां है, कोई है जिनको अपोजिट पोल पे धकेलने लगा, बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। वही चल रहा है बेटा पूरा प्रोसेस। एस्टर रेस का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है अर्ली प्रोफेज में। कुछ याद आ रहा है? नोट करो। LAZTH, स्पेलिंग सही कर लो आशुतोष बाबू। LAZTH, जी नॉट स्टेज के बारे में बताया था इन्होंने। कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। विशाल बाबू, कंटिन्यूस वेरिएशन के लिए क्रॉसिंग ओवर चाहिए, म्यूटेशन नहीं। ओरिजिन एवोल्यूशन पढ़ा है आपने? और डार्विनिज्म? ह्यूगो डी ब्रेजर बना दूंगा, फिर कहेगा सोल्टेशन हो गया है। भूल कैसे आते हो बेटे दूसरे टॉपिक को? बायो है, सब्जेक्ट को लिंक करना सीखो। लो, बोलने को बोला है क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। ये मिड प्रोफेज शुरू हुआ है। जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोडिन, इनको मिड प्रोफेज में इंक्लूड करेंगे। तो लिखने से पहले यहाँ पे लिखना मिड प्रोफेज।
तो वहां पे वो क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होने लगा। एक लाइन लिख दीजिए यहां पे लैप्टोडिन में, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। कोई आपको कहे फेज ऑफ कॉम्पैक्शन, आप कहते ना मोरूला, बिकॉज देयर इज नो कैविटी, और जैसे ही ब्लास्टोसिल आ गई तो कैविटी आ गई। कॉम्पैक्ट फेज है, सघन है, ठोस है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ब्रैकेट में लिखो क्रोमेटिन, क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमेटिन को तो बोल रहे हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ब्रैकेट में लिखो क्रोमेटिन, बिगिंस, ब्रैकेट बाहर लिखो बिगिंस, एंड इट रिमेन्स कंटिन्यू, कॉम्पैक्शन, इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोडिन, जितनी देर भी लैप्टोडिन आएगा मेटल कॉम्पैक्ट होता रहेगा, एंड इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोडिन। एक्चुअली लैप्टोडिन में जाइगोटिन की तैयारी, जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। वो क्रोमोसोम जिन पर सिमिलर जीन्स होते हैं वो लेंथवाइज पैरेलली आकर अरेंज होंगे, इसकी तैयारी यहां हो रही है। आप मेरे हाथ में 4 रस्सियां दे दीजिए, 4 स्ट्रिंग्स, 2 की लंबाई ज्यादा है, 2 की लंबाई कम है, मैंने उनके एंड्स को होल्ड कर दिया, फिर एक जोल्ट या जर्क दिया, उनके एक एक एंड को फ्री कर दिया, तो जो लॉन्ग स्ट्रिंग्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी और शॉर्ट भी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी। इस तरह से वो लेंथ वाइज पैरेलली आकर अरेंज होगी। तो ये सारी तैयारी सेल पहले करती है लैप्टोडिन। तो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। वो क्रोमोसोम के क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत तो यही हो गई थी, यहाँ पे वो क्रोमोसोम आमने सामने आकर अरेंज होंगे और फिर उसके बाद उनके बीच में क्या होगा, जीन एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत यही होगी, लेकिन वो थिन थ्रेड स्टेज में है और पैकाइटिन में आते आते वो थिक थ्रेड स्टेज में आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम के बनने की शुरुआत यहाँ हो गई और यहाँ पे उन क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होगा, लेकिन पेयरिंग उन्हीं क्रोमोसोम के बीच में होगा जिनमें सिमिलर जीन्स है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो, तो वो क्रोमोसोम जिन पर सिमिलर जीन्स है, ये लीजिए, ये मैंने एक क्रोमोसोम दिखा, ये इसका एक क्रोमेटिड दिखा दिया और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड दिखा दिया। 2 कैसे आ गए, रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो गया था, तो 2 तो हो ही गए, तभी तो आगे जा रहे हैं। ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉग क्रोमोसोम है, पार्टनर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। सोचो अंदर 46 क्रोमोसोम, उस भीड़ में से ये क्रोमोसोम बाकी में से कैसे पहचानता होगा कि सामने वाला क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम है जिन पर सिमिलर जीन्स है। अपने होमोलॉग पार्टनर को वो रिकॉग्नाइज कैसे करता होगा, वो अंदर ही अंदर वो सिग्नल्स उसे कैसे मिलते होंगे, बायोमोलिक्यूल के लेवल पे वो मैकेनिज्म क्या शानदार तरीके से चलती है और हर बार एक्यूरेसी से होती है। फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम 9 नंबर के क्रोमोसोम से पेयरिंग नहीं करता है। इतनी एक्यूरेसी सेल में ही होती है, ऑर्गेनिज्म में नहीं। ऑर्गेनिज्म तो काबू में रह जाए वही बहुत है। बेटा ऑर्गेनिज्म क्या बराबरी करोगे तुम सेल की, कोई इतना स्मॉलेस्ट हो गए, इतना रेगुलेटेड, इतना कंट्रोल। दैट्स व्हाई आई लव सेल। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, कोई तो है जो पेयरिंग में हेल्प कर रहा है, एंड दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनकी पेयरिंग में हेल्प करेगी। और अगर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इट हैज वन सेंट्रल एलिमेंट and 2 lateral elements, and many transverse elements. ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किस काम में हेल्प करेगा, पेयरिंग में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन पेयरिंग बिटवीन homologous chromosomes
वो क्रोमोसोम जिन पर सिमिलर जीन्स हैं वो लेंथ वाइज पैरेलली आकर अरेंज हो जाएंगे। और ये जो मैकेनिज्म चल रहा है पेयरिंग का, ये जो पेयरिंग का जो मैकेनिज्म चल रहा है इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे? सिनेप्सिस। वो सिनेप्स था दो सेल्स के बीच में फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, ताकि फिजिकल कनेक्शन फिजियोलॉजिकल, एक नर्व सेल हो सकता है, एक मसल सेल हो सकता है, या दो न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। सिनेप्स, सिनेप्सिस, टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी। ये सिनेप्सिस हो रहा है, मैकेनिज्म को सिनेप्सिस बोलेंगे। इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करेगा, जो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। और जब भी दो क्रोमोसोम साथ साथ रहेंगे, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है तो दूसरा एक मैटरनल क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन गया। और जब भी दो क्रोमोसोम साथ साथ रहेंगे, इस जोड़े को, इस पेयर को, इसको बोलेंगे बाईवेलेंट। बाईवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? बाईवेलेंट। और बाईवेलेंट का नंबर हमेशा टोटल क्रोमोसोम्स का हाफ होता है। अगर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करूं तो अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो बाईवेलेंट कितने बन जाएंगे? 23। बाइवेलेंट का नंबर हमेशा टोटल क्रोमोसोम का हाफ होगा। ह्यूमन मेल हो या ह्यूमन फीमेल, बाइवेलेंट हमेशा 23 ही होंगे बेटा जी। तो टोटल का हाफ रहेगा। तो हमारे लिए मैं नंबर लिख रहा हूं कि टोटल कितने बन गए? 23 बन गए। इस बाइवेलेंट में एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा तो दूसरा मैटरनल होगा। एक पप्पा से आया तो दूसरा मम्मा से आया है। इस बाइवेलेंट को अगर आप गौर से देखें तो इन्हें बाइवेलेंट, ये एक बाइवेलेंट है, ऐसे टोटल कितने बन जाएंगे? 23। अभी हमने सिर्फ एक दिखा रखा है क्योंकि हम मैकेनिज्म को समझा रहे हैं। इन्हें बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट को गौर से देखिए। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड इसमें है, दो क्रोमेटिड इसमें है, इनके बीच में पेयरिंग हो गया तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। आप कहेंगे टेट्राड अपीयर्स। टेट्राड अपीयर यहां पे होता है, बट दिस टेट्राड बिकम्स मोर क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज। और तो पैक्हाइटीन में ये और अच्छे से क्लियर नजर आने लगेगा। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड और अच्छे से आपको दिखने लगेंगे। टेट्राड अपीयर यहां पे हुआ, यहां पे टेट्राड अपीयर हो गया। तो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। पास इसलिए आए हैं ताकि फ्यूचर में इनके बीच में क्या हो जाए? जीन एक्सचेंज हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो टोटल नंबर हमेशा 23 रहेगा। हमारे अंदर 23 होगा। ये नहीं कि एक्स और वाई, हाँ वहां भी पेयरिंग होता है, हाँ हाँ वहां भी क्रॉसिंग ओवर होता है। याद कीजिए, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स और वाई क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल हो या ह्यूमन फीमेल, दोनों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम है। तो जो 22 पेयर होंगे वो एक जैसे होंगे, उन्हें ऑटोसोम्स कहेंगे या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। और लास्ट पेयर एक्स वाई होता है और वहां एक्स एक्स होता है, उसे एलोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या हेट्रोसोम्स कहते हैं। तो यहां भी इसके अंदर कुछ पार्ट जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम का पार्ट, ये होमोलोगस पार्ट है। यहां भी क्रॉसिंग ओवर होता है, इनके बीच में भी जीन एक्सचेंज देखने को मिलता है। याद करो, यहां कोई जीन होगा तो एक्स लिंक्ड, यहां पे होगा तो वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड। कुछ याद आ रहा है बेटा? है ही जाएगा। कुछ याद आया? अच्छा के थोड़ा जेनेटिक्स को भी टटोल लेना। तो यहां पे भी जीन एक्सचेंज वो तभी पॉसिबल है जब पेयरिंग हो। तो यहां भी पेयर बनता है। ये वाला पार्ट होमोलोगस पार्ट है, या फिर इसको बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन। ऑटोसोम्स ऊपर वाले हैं, उनसे मिलता जुलता रीजन ये है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन। हम सिंपल सा लिख रहे हैं होमोलोगस पार्ट। तो बाइवेलेंट का नंबर हमेशा टोटल क्रोमोसोम का हाफ ही होगा। पास इसलिए आए हैं ताकि इनके बीच में क्या हो जाए? जीन एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर। और नेक्स्ट स्टेज में होगा, कौन से स्टेज में? पैकाइटिन में। नोट करो जल्दी से। महेंद्र बाबू, ये तो दुनिया ही जानती है, 8वीं क्लास में पढ़ लेते हो।
10th में तो जेनेटिक्स और वेरिएशन वाला चैप्टर अच्छे से दे रखा है साइंस में, और डार्विनिज्म कितने अच्छे से चिड़ियाओं के एग्जाम्पल से बता रखा है, बटरफ्लाई के एग्जाम्पल से बता रखा है, हाथी के पैर से बता रखा है। भूल गए 10th को? ड्यू टू, हाँ अच्छा आपने यस सर लिख दिया, ओके आई गॉट इट। वेरिएशन आने के लिए, वरना पॉपुलेशन में वेरिएशंस नहीं आएंगे। स्पीसिएशन कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन आखिरी स्टेप नहीं है स्पीसिएशन के लिए। मई या जून 2022 में नेचर आपको सिलेक्ट कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के सबसे ही नंबर 1 डॉक्टर बन गए। नेचुरल सिलेक्शन भी एक स्टेप है कि आप इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पीसीज की तरफ बढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल का होता है और स्पीसीएशन जानते हैं आप लोग बेटा, डार्विन फिंच 1947, डॉक्टर डेविड लैक। हाँ जी बेटे, पढ़ा नहीं क्या इससे पहले कभी जिंदगी में? पढ़ना जाके, आज जाके पढ़ना। पढ़ते नहीं हो, कहीं भी कुछ भी जेनेटिक्स ऐसी तैसी कर देते हो। आओ चले मेंडल का कत्ल करें, पढ़ो। मतलब इनके बीच में क्रॉसिंग और करवा दूं मैं? क्या चाहते हो तुम? उड़ा दो सब कुछ, देखा जाएगा जो कुछ होगा। होलैंड्रिक जीन्स भी पढ़ लिया करो। मैं पढ़ के आऊंगा, मंडे को बात करेंगे। अरे मैं भूल गया, जेनेटिक्स हुआ नहीं क्या बेटे? पढ़ा तो होगा पिछले साल, स्पेलिंग स्पेलिंग तो ध्यान होगी ना सब कुछ, पढ़ लेना अच्छे से। बायोटेक, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरा ही पढ़ा है तो, है ना? इकोलॉजी भी नहीं हुआ शायद? कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मिटाऊं? कौन बचा? जल्दी करो बेटा जी।
तो जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, वो क्रोमोसोम जिन पर सिमिलर जीन्स हैं वो लेंथ वाइज पैरेलली आकर अरेंज हो गए और पास इसलिए आए ताकि इनके बीच में जीन एक्सचेंज हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जब ये पास आएंगे इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करेगा और वो कॉम्प्लेक्स यहाँ भी मौजूद रहेगा, मतलब पैकाइटिन में, क्योंकि अगर ये डिसॉल्व हो गया तो ये अलग हो जाएंगे। ये अलग कब होंगे? क्रॉसिंग ओवर के बाद, मतलब उसके भी बाद, मतलब डिप्लोटिन में। तो अभी यहाँ पे सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स मौजूद होगा। तो जाइगोटिन में ये पास पास आए और पैकाइटिन में ये जो क्रोमोसोम है इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन एक्सचेंज होगा। ये दोनों क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये डायग्राम मत बनाना, वरना इसके बाद कब भी बनाऊंगा खिचड़ी हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे नहीं तो। ये एक क्रोमोसोम और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये इसका होमोलॉग क्रोमोसोम और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों ग्रीन भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये इंटरविंड उलझ गए आपस में, इनके बीच में जीन एक्सचेंज चल रहा है, इसलिए उलझा दिया हमने। एक रेड एक ग्रीन, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बच्चे। क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां बना, वहां भी रहेगा, एग्जिस्टेड। यहां अभी भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। टेट्राड यहां अपेयर हुआ था, वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चारों क्रोमेटिड्स आपको नजर आने लगे, ये मिटा रहा हूं। टेट्राड becomes more clearly visible। ये जाइगोटिन का सीन, दोनों के बीच में सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स बना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना जो पेयरिंग में हेल्प करेगा। वो क्रोमोसोम जिन पर सिमिलर जीन्स है वो लेंथ वाइज पैरेलली आकर अरेंज हो गए, सिनेप्सिस हो गया। इस जोड़े को बाइवेलेंट कहें। टेट्राड अपीयर हो गया। नेक्स्ट स्टेज में सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स रहेगा और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज ऑलवेज अकर्स इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन एक रेड एक ब्लू क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जीन एक्सचेंज हो रहा है। जीन एक्सचेंज मतलब सीन कुछ इस तरह का है कि ये एक क्रोमोसोम जिसके दो क्रोमेटिड्स हैं और ये इसका होमोलॉग क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड्स और जब जीन एक्सचेंज होगा तो इन दोनों के बीच में हो रहा है। ये तीनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चारों भी पार्टिसिपेट। तो डायग्राम को इजी बनाने के लिए दो ही क्रोमेटिड्स का रोल दिखा रहे हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। हम इजीली समझने के लिए केवल इतना ही लेके चल रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। वो तो इन दोनों पे तो सिमिलर ही होंगे ना, इन दोनों पे तो सिमिलर। अगर यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ भी कैपिटल टी होगा, लेकिन यहाँ तो कैपिटल टी की कोई गारंटी नहीं है ना, दोनों स्मॉल भी तो हो सकते हैं। जीन एक्सचेंज के बाद में न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेलो, तो जीन एक्सचेंज तो इसको यहां से कट किया जाएगा।
इसको यहां से कट किया जाएगा, क्या रे मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, आरई, आरई से काटते हैं डीएनए को, किससे काटते हैं, आरई से, आरई यहां भी काम आता है। फिर इस पार्ट को यहां से चेंज किया जाएगा इधर और इधर, और जब चेंज कर दिया तो उसको जोड़ा भी जाएगा। बेटा हरगोविंद खुराना लाइगेशन कर देते हैं, डीएनए लाइगेज, कुछ याद आ रहा है ओ मेरे गुजरे जमाने। तो पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसमें काम करता है, इस पूरे क्रॉसिंग ओवर में, और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बोल देते हैं रिकॉम्बिनेज या फिर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या रिकॉम्बिनेज। तो ये जो दिख रहा है ये रिकॉम्बिनेज है या फिर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल्स तो आप लोग समझते हो ना बेटा, लेग्यूमिनेसी, ए फैबेसी और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल्स बन गई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो ये पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। तो इस किस काम में हेल्प करेगा, क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करेगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स। हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जाइगोटीन का सीन था, ये जाइगोटीन का सीन था, ये पैकाइटीन का सीन हो गया, एटोपा। ये जाइगोटीन का सीन था, ये पैकाइटीन का। अगर ये डायग्राम आपने बना लिया है तो आप अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अभी मैं बना के दिखा रहा हूं एक और, इसलिए कह रहा हूं डिप्लोटीन तक रुक जाओ, मेरे प्रोफाइल एक साथ कंप्लीट। देखिए पास इसलिए आए थे ताकि जीन एक्सचेंज हो जाए, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहां बना रहेगा, अभी भी एग्जिस्टेड है यहां पर। ये जाइगोटीन का सीन है, ये पैकाइटीन का सीन है, यहाँ पे सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे अभी भी है, और उसके बाद ये डिसॉल्व होने लगेगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स बिगिंस। और जैसे ही शुरू होगा ये अलग होने लगेंगे, जैसे ही डिसोल्यूशन शुरू होगा ये अलग होने लगेंगे, लेकिन अभी भी जिन पॉइंट पे ये दोनों अटैच्ड हैं, इन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा आर द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दे आर नॉट कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, सब आपस में उलझे हुए हैं, इंटरविन। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस देखना। इसके बाद इधर आ रहे हैं हम, सेल अभी मिड प्रोफेज खत्म होगा, हम डाई काइनेस में न्यूक्लियर एनवलप को गायब करेंगे, न्यूक्लियस, अभी सब कुछ रहेगा। हम क्रोमोसोम के बिहेवियर की बात कर रहे हैं बस, कि अंदर क्या चल रहा है, जीन एक्सचेंज के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये अलग होने लगे, और ये अलग तभी हो पाएंगे जब ये सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिंस, और जैसे ही डिसोल्यूशन शुरू हुआ ये अलग होने लगे, ये अलग होने लगे। अभी भी जिन पॉइंट पर अटैच्ड है उन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं क्याज़मेटा। देखिए इस डायग्राम में और इसमें डिफरेंस समझिए। अभी भी जिन पॉइंट पर अटैच्ड है these egg shaped structures, these egg shaped structures are known as chiasmata। ये chiasmata है, एक को बोलते हैं chiasma, सिंगुलर हो गया है, और एक से ज्यादा को बोलेंगे chiasmata, प्लूरल हो गया है। chiasmata are the results of crossing over। तो chiasmata यहां पे अपीयर हुए हैं,
याद करो, क्याज्मा का मतलब होता है एक्स शेप, क्याज्मा मतलब एक्स शेप या क्रॉस। बेटा डाइएंसिफेलोन कुछ याद आ रहा है? एक खोपड़ी, ये एपिथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये दीवार है लेटरल वॉल बोले तो थैलेमाई। एक ऑप्टिक नर्व इधर से गया, एक ऑप्टिक नर्व इधर गया, और छत पे जाके ऑप्टिक काइज्मा बना दिया। कुछ याद आ रहा है? तो क्याज्मा एक्स शेप। तो क्याज्मेटा अपीयर तभी होंगे जब ये बीच में से सिनेप्टोन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा। ये सब कुछ कब हो रहा है? डिप्लोटिन में। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिंस। कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में, पैकाइटिन में भी था, लेकिन यहां डिसॉल्व होने लगा तो ये अलग होने लगे। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पूरा लिखना आप लोग, बिगिंस। और जब डिसॉल्व होने लगा तो ये अलग होने लगे, लेकिन अभी भी जिन पॉइंट पर अटैच्ड हैं इन जगहों को बोलते हैं क्याज्मेटा। तो क्याज्मेटा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हैं। दीज आर नॉट कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। थोड़ा और याद करो, इन सम वर्टिब्रेट फीमेल्स, in some vertebrate females this stage बोले तो डिप्लोटिन can last for months or years। जब oogenesis का प्रोसेस चलता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस होगा तो सेल तैयारी करेगा, G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, लेप्टोटिन आएगा, जाइगोटिन आएगा, पैकाइटिन आएगा, डिप्लोटिन आएगा, बस। और सेल साइकिल यहीं रुक जाएगा। सेल्स टेक ए ब्रेक फ्रॉम द डिवीजन, बोलेंगे वी गॉट थक। सेल्स टेक ए ब्रेक फ्रॉम द डिवीजन, रुक गया। डीएनए डीकंडेंसेस, ये क्या हो रहा है? ये तो टीलोफेज में होना था, यहां पे डीकंडेंस हो रहा है। डीएनए डीकंडेंसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन रेज्यूम्स, मतलब प्रोटीन वगैरह बन रहा है। ये सब कुछ तो G1 SG2 में नहीं हुआ था। नहीं नहीं, यहां हो रहा है साथ। अच्छा, कुछ कसर रह गई थी। ओहो, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो नहीं पड़ा। नहीं नहीं, वहां तो नहीं पड़ा, तो यही क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी तैयारी ओम को ही करनी है। रिजर्व फूड बनाना है, योग सिंथेसिस करना है, बैरियर्स बनाने, वाइटेलोजेनेसिस, योग सिंथेसिस, बैरियर्स बनाने। एक से ज्यादा स्पर्म क्या है उनका, तो क्या है, उनको तो कुछ नहीं करना, पूंछ लाते हो पहुंच जाएंगे एम्पुला पार्ट में। स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा। एक से ज्यादा का स्वागत हो गया तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी, जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोरोना बनाना है, क्या रे जोना बनाना है, सारी तैयारी कर। रिजर्व फूड भी बनाना है, क्योंकि दुनिया का हर वर्टिब्रेट मैमल तो है नहीं कि माइक्रोलेचिकल या एलेचिकल एग देखने को मिले दोस्त। तो सारी तैयारी उन्हीं को करनी है, इसलिए सेल साइकिल यहाँ पे रुक जाता है। एंड दैट प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन इज नोन एज अ डिक्टियोटीन स्टेज। क्या बोलते हैं उसे? यहाँ लिखा देंगे उसके बारे में, नोट करो। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। चुप, डोंट डिस्टर्ब मी, ए ग्रेट माइंड एट वर्क।
अभी यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो दोनों स्पेसिफिक डायग्राम अलग से लेके चले, वरना होच पोच हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं रेड दिखा दूंगा, ग्रीन दिखा दूंगा तो फिर होच पोच हो जाएगा सारा, इसलिए नहीं दिखाया बेटे ना। अब रवि कुमार कह रहा है इस फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए। बेटा टच स्क्रीन तो है नहीं कि मैं से इसको जूम कर दूं। आप तो एनसीईआरटी फोन पे रह रहे के ऐसी आदत पड़ गई कि एनसीईआरटी भी पढ़ते ना हार्ड कॉपी, तो ऐसे बड़ा करते रहते, उसको जूम करते रहते। In some vertebrate female, this stage, बोले तो diplotin can last for months or years, and that long diplotin is known as dictyotin stage. तो यहाँ पे dissolution of synaptomal complex begins. डॉक्टर रवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां कैसे पहुंचे कवि। रीड कर दिया बाबू। रवि समझ में आ गया? माय प्लेजर। ये 20 पे घंटी लगती है या 35 पे? मैं वापस आऊंगा, भगवान तुझे अगले साल फिर दे यहाँ पे। ऐसी हरकतों के लिए यही है और क्या है, जब सुधरना ही नहीं चाहते। व्यवहार तो कम से कम वो दिखाओ जो माँ बाप ने सिखाया है। ये और ये बच्चे बैठ रहे थे क्लास में, फोड़ता जिंदगी का हिस्सा ही बन गई है क्या। बाय बाय दोस्तों। महेंद्र बाबू, 4 क्रोमेटिड हैं तो टेट्राड होंगे, तो गिन लो आप। एक बाइवेलेंट में कितने टेट्राड होते हैं, कितने होते हैं? टेट्राड कितने होते हैं? तो ह्यूमन बीइंग में टेट्राड कितने बनेंगे? 23। कमाल करते हैं पांडे जी। बाय बाय।